हेलो बच्चों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है फैराडेज लॉस। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस और उसका मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या था कि एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में दो इलेक्ट्रोड हमने लिए, दोनों को बैटरी के साथ कनेक्ट किया। जिस इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द एनोड, और जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज द कैथोड। और इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में हमने लिया एक इलेक्ट्रोलाइट, लेट इट बी सोडियम क्लोराइड, सपोज सोडियम क्लोराइड। जब हम करंट पास करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोशिएट करता है आयंस में। सोडियम क्लोराइड डिसोशिएट कर जाएगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में, और जो आयंस हैं दे रीचेस टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। मींस जो कैटायंस हैं वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो एनायंस हैं वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। वहां पर ये जो कैटायंस हैं, कैटायन कैथोड पर पहुंचकर डिस्चार्ज करेंगे यानी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और न्यूट्रल स्पेशली सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से जो क्लोराइड आयन है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, एक न्यूट्रल स्पीशीज प्राइमरी चेंज जिसको हम कहते हैं, और फिर ये जो फ्री रेडिकल है क्लोराइड का इट विल चेंजेस इनटू द अकॉर्डिंग टू द सेकेंडरी चेंज इनटू द क्लोरीन गैस। यानी कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट करेगी। नाउ अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हम करंट पास करते रहेंगे और ये इलेक्ट्रोलिसिस होती रहेगी, यानी कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट करती रहेगी। लेकिन कितना अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर कितना सब्सटेंस किसी एक इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा या लिबरेट करेगा, दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय द फैराडेज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ। तो हम पहले करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या स्टेटमेंट है इसकी, बिल्कुल यहां से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस liberated or deposited to any electrode is directly proportional to the quantity of इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। यानी जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेट ऑफ द सब्सटेंस, यानी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यदि हम इंट्रोड्यूस करें, W इज इक्वल टू Z इंटू Q, वेयर जो Z है, Z is a constant, this is called as a electrochemical equivalent। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। यदि I एम्पियर करंट हम पास करें सेल से 40 सेकेंड, I एम्पियर करंट हमने पास किया है 40 सेकेंड, देन Q जो होता है वो होता है I इंटू टी, क्योंकि I जो होता है ना करंट, दैट इज Q चार्ज अपॉन टाइम, सो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन नंबर 1, सो W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। नाउ व्हाट हैपेंस इफ I that is 1 एम्पियर करंट हम पास करें T फॉर 1 सेकेंड। ध्यान रहे जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो टाइम हमेशा हमें सेकेंड्स में रखना है। यदि हम 1 एम्पियर करंट पास करें
t सेकेंड यानी 1 सेकेंड के लिए ये वैल्यू पुट करें तो z की जो वैल्यू आती है वो आती है w, यानी जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट के इक्वल होगा। कब? when 1 एम्पियर करंट इज पास फॉर 1 सेकेंड। सो यहां से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि when 1 एम्पियर करंट इज पास फॉर 1 सेकेंड then electrochemical equivalent is defined as the weight of the substance deposited। तब ये weight of the substance deposit के इक्वल होगा। यदि हम Q यानी 1 मोल ऑफ द चार्ज पास करें इलेक्ट्रोलाइट से, अब पहले 1 मोल ऑफ द चार्ज क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्स। तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, यानी कितने हुए? 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक मोल चार्ज फिर कितना हो जाएगा? जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था मल्टीप्लाई बाय द एवोगैड्रो नंबर। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम्स, व्हिच इज कॉल्ड एज द 1 फैराडे। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि Q 1 मोल ऑफ द चार्ज हम पास करें तो इसका मतलब हम 1 फैराडे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। यदि Q 1 मोल ऑफ चार्ज होता है देन जो Z होता है Z इज इक्वल टू E अपॉन 96500, यानी E मींस इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। क्योंकि जो Z की वैल्यू होती है ये अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होती है। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ Z इनटू इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ W इज इक्वल टू Z की जगह पर हमने रखा E इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 इंटू Q। सो यहां से इक्विवेलेंट वेट आ गया, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू W इंटू 96500 अपॉन Q। दिस फॉर्मूला यूज्ड इन द न्यूमेरिकल्स, जो हम आगे करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स उनमें ये यूज होने वाला फॉर्मूला है। अब इसको यदि हम और थोड़ा एक्सप्लेन करें, यहां से लेट दिस इक्वेशन नंबर इज 2, इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, रीअरेंज करते हैं। W इज इक्वल टू E यानी इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, यहां पे इसको 1 फैराडे भी हम रख सकते हैं या 96500 कूलम्स भी रख सकते हैं, इनटू Q होता है I इंटू T, अभी हमने बताया था। सो Q की जगह पर हमने रखा I इंटू T। ये फार्मूला हम फर्स्ट लॉ के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनमें डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम यूनिटरी मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अभी। अब हम सपोज वहीं से शुरुआत करते हैं, सोडियम क्लोराइड का ही एग्जांपल लेके। सपोज मैं सोडियम की डिपोजिशन की बात कर रहा हूं। सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होता है सोडियम मेटल में, यानी एक सोडियम का एटम डिपॉजिट होगा जब एक इलेक्ट्रॉन चार्ज उसमें से पास होगा इलेक्ट्रोलाइट में से। यदि मुझे 1 मोल सोडियम का डिपॉजिट करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन यूज करने होंगे, और 1 मोल का जैसे मैंने अभी बताया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा 96500 कूलम्स, यानी 1 फैराडे। इसका मतलब यह हुआ कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर सोडियम का 1 मोल सोडियम का कितना होता है 23 ग्राम, 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट होगा। यदि मैं कोई और
किसी और इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, सपोज मैं बेरियम क्लोराइड की बात कर रहा हूं, सपोज हम कैल्शियम क्लोराइड की बात करें या कोई और इलेक्ट्रोलाइट ले, कैल्शियम क्लोराइड में यदि मैं कैल्शियम के डिपोजिशन की बात करता हूं, कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है रिडक्शन ऑफ द कैल्शियम आयन के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि 1 मोल कैल्शियम जो 40 ग्राम होता है, उसको डिपॉजिट करने के लिए 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होगी। 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। इसी तरह से यदि हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम, एक एटम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हैं, तो 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिएगी फॉर द डिपोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम यानी 27 ग्राम। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं उतने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए फॉर द डिपोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब जब फैराडे से शायद पूछा गया होगा कि भाई यदि यहां पर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, यदि हम 2 इलेक्ट्रोलाइट साइमल्टेनियसली लें तब भी क्या, और दोनों इलेक्ट्रोलाइट को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो क्या तब भी सेम वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट होगा दोनों इलेक्ट्रोड्स पर? फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम ले रहे हैं जिंक सल्फेट और यहां हम ले रहे हैं कॉपर सल्फेट। एक इलेक्ट्रोड हमने ये और दूसरा इलेक्ट्रोड ये लिया। इसी तरह कॉपर सल्फेट में 2 इलेक्ट्रोड हमने डिप किए, इनको हमने बैटरी से जोड़ा, सीरीज में क्योंकि जोड़ा है तो इसलिए ये यहां से हमने कनेक्ट किया, ये प्लस माइनस प्लस और माइनस, ये सीरीज में कनेक्शन हो गया। कहता है क्या जब हम 2 इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, दोनों को सीरीज में हम जोड़ दें, तब भी क्या दोनों कैथोड पर सेम अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट होगा? इसको एक्सप्लेन करने के लिए फैराडे ने सेकेंड लॉ दिया। तो सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली व्हेन same quantity of electricity is passed through the different electrolyte connected in series, then weight of the substance deposited is directly proportional to their equivalent weight। तब जो weight of the substance डिपॉजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखते हैं कि फर्स्ट लॉ से सेकंड लॉ पर हम कैसे जाते हैं। फर्स्ट लॉ में हमने लिखा था W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। अब ये हम दोनों अप्लाई करते हैं किसके लिए? जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट के लिए और कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब Z जो है अभी हमने लिखा था Z फर्स्ट लॉ में Z इज इक्वल टू E अपॉन 96500। शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं
E यानी इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे F। यदि मैं वेट ऑफ द जिंक की बात करूं, वेट ऑफ द जिंक, दिस शुड बी इक्वल टू E यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ व्हाट, जिंक अपॉन F इंटू Q। और यदि मैं कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं तो उसमें कॉपर डिपॉजिट कितना होगा, Z इंटू Q यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन F इंटू Q। अब यदि हम इन दोनों की रेशियो निकालें तो क्या होगा, वेट ऑफ द जिंक अपॉन वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, यानी weight of the substance deposit at a particular electrode is directly proportional to their equivalent weight। तो ये था हमारा सेकंड लॉ। अब हम इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस्ड। फर्स्ट इज हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्लोरीन can be produced by the electrolysis of sodium chloride with a current of 1 ampere for 15 minutes। जब 1 एम्पियर करंट हम 15 मिनट के लिए पास करते हैं तो वेट ऑफ क्लोरीन, कितना ग्राम क्लोरीन लिबरेट करेगा एनोड पर। अब देखिए, एक तो सिंपल तरीका है डायरेक्ट फार्मूले से, वो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं। हमने एक फार्मूला लिखा था W इज इक्वल टू Z इंटू Q, और Z होता है E यानी इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 कूलम्स इंटू Q। Q इज व्हाट, I इंटू T, I इंटू T। तो यहां से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए, हमने क्लोरीन निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड। अब जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन हमें कहां से मिला है, क्लोराइड आयन से। 2 क्लोराइड आयंस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तब क्लोरीन मिलता है। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हैं, इसमें 2 हैं। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट है 71 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500 इंटू I। करंट कितना, 1 एम्पियर हमने करंट पास किया है। एंड 15 मिनट के लिए मैंने बताया था कि जो टाइम है वो हमने हमेशा सेकेंड्स में यूज करना है, तो इसलिए 15 मिनट के हो गए 15 इंटू 60 सेकेंड्स। तो इसको हम सॉल्व करें, 71 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू 15 इंटू 60। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.331 ग्राम, यानी इतना क्लोरीन जो है वो लिबरेट करेगा। अब देखते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंगली क्लोराइड आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तब क्लोरीन प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर 1 मोल क्लोरीन कितना, 71 ग्राम लिबरेट करेगा। अब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम Q देखते हैं। Q कितना है हमारे पास, 1 एम्पियर करंट 15 मिनट के लिए हमने पास किया है, तो Q होता है I इंटू T, यानी 1 इंटू 15 इंटू 60, ये हो गया 900 कूलम्स। यानी 2 फैराडे का मतलब 2 इंटू 96500 कूलम्स इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्लोरीन लिबरेट करती है 71 ग्राम। तो 900 कूलम पास करने पर कितनी क्लोरीन लिबरेट करेगी वो देख लेते हैं। 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्लोरीन लिबरेटेड ये हो जाती है 71 ग्राम, और 2 फैराडे का मतलब 2 इंटू 96500 कूलम्स, और
900 कूलम पास करने पर कितनी क्लोरीन लिबरेट करेगी? दैट इज 71 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू 900। अब इसको मैच करते हैं इसके साथ। 71 ये 900 2 एंड 96 500। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो फॉर्मूला है, ये मेथड बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आंसर आएगा 0.331 ग्राम। आइए देखते हैं एक और न्यूमेरिकल। हाउ मेनी फैराडेज और कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन एल्यूमिना। अब एल्यूमिना जब डिकम्पोज करता है तो एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन मिलते हैं। एल्यूमिनियम कितने? 2 ऑक्साइड आयन, 2 एल्यूमिनियम आयन, और ऑक्साइड कितने? 3 ऑक्साइड आयन। अकॉर्डिंग टू दिस 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होगी? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला W इज इक्वल टू Z इंटू Q, और Z होता है E यानी इक्वलेंट वेट अपॉन F यानी 96500 कूलम इंटू I इंटू T। जो दिया हुआ है इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को हमने डिपॉजिट करना है, इक्वलेंट वेट एल्यूमिनियम का। अब देखिए एल्यूमिनियम का इक्वलेंट वेट कैसे निकलेगा? एल्यूमिनियम एटॉमिक वेट होता है 27 डिवाइडेड बाय वैलेंसी कितनी है? 3। तो इसलिए इक्वलेंट वेट हो गया 27/3, और ये हो गया 96500 इंटू हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड। हाउ मेनी फैराडेज यानी वो क्यू की रिक्वायरमेंट है यहां पर, I इंटू टी यानी क्यू। तो यहां से 40 इज इक्वल टू 9/96,96500 इंटू क्यू। तो यहां से क्यू जो आ जाएगा हमारे पास 40 इंटू 96500 अपॉन 9 कूलम्स आ जाएगा। तो इस टाइप से ये हमें आंसर डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास। यदि हमें फैराडेज में इसको निकालना है तो फिर ये कितना हो जाएगा? 40/9 फैराडे। 40/9 फैराडे बिकॉज 96500 कूलम इज इक्वल टू द 1 फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सिल्वर कुड बी प्लेटेड आउट on a serving tray by the electrolysis of solution of silver for a period of 8 hours at a current of 8.46 एम्पियर। यानी इतना एम्पियर करंट इतने टाइम के लिए हमने पास किया है। What is the area of the tray if the thickness of silver plating is? सिल्वर प्लेटिंग की जो थिकनेस है ट्रे पर यदि इतनी हो तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रे? हमें डेंसिटी दी हुई है। एक बात यहां से इतनी तो जरूर क्लियर है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ वो निकाल लेते हैं। जितना वेट सिल्वर का डिपॉजिट हुआ देन बाय यूजिंग द डेंसिटी कन्वर्ट इट इनटू द वॉल्यूम। और जब हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है, थिकनेस हमें दी हुई है, देन इजीली वी कैन कैलकुलेट द एरिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट निकालेंगे। वो बिल्कुल उसी फॉर्मूले से W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, और Z इज E अपॉन 96500 इंटू I इंटू T। यानी ये आ गया हमारे पास इक्वलेंट वेट सिल्वर का। एटॉमिक वेट सिल्वर का 108 होता है, वैलेंसी इज 1, तो इक्वलेंट वेट कितना हो गया? 108 अपॉन 96500 इंटू करंट कितना एम्पियर पास हुआ है? 8.46 एम्पियर। कितने टाइम के लिए? 8 आवर्स के लिए। इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 8 इंटू 60 इंटू 60, ये हमारे पास सेकंड्स आ गए। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है
271.65 ग्राम। ये लगभग इतनी वैल्यू आती है 271.65 ग्राम। तो ये वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट आ गया। अब हमें डेंसिटी दी हुई है, हमें पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, देयरफॉर मास अपॉन डेंसिटी इज वॉल्यूम। सो कन्वर्ट दिस वेट इनटू द वॉल्यूम। 271.65 upon density is what? 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये हमारे पास वॉल्यूम आएगा लगभग 25.9 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास। अब इस वॉल्यूम से हमने क्या निकालना है? What is the area of the tray if the thickness is this one? हमारे पास वॉल्यूम पता है, हमें थिकनेस पता है, then we can easily calculate the area. How? Volume divided by the thickness of the silver plating, that is 254 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। दैट इज द एरिया ऑफ द ट्रे जिस पर सिल्वर प्लेटिंग की गई है। इसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। When same electric current is passed through the solution of HCl and copper sulfate। अब देखिए यहां पे दो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यूज करने वाले हैं। If 12 ग्राम of hydrogen is liberated, find the mass of copper deposit। अब सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इसका मतलब हम यूज करेंगे, और सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या था? द वेट ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। यानी यहां हमारे पास हाइड्रोजन गैस और यहां से कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस, वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। अब कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ हाइड्रोजन हमें दिया हुआ है कितना? 12 ग्राम। वेट ऑफ कॉपर आपको निकालना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में आपको पता है हाइड्रोजन गैस, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 2, तो 2/2 दैट इज 1। इक्विवेलेंट वेट हो गया 1 डिवाइडेड बाय कॉपर। कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5 और कॉपर की वैलेंसी होती है 2, तो इसलिए इक्विवेलेंट वेट आ गया 63.5/2। यहां से वेट ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा? 12 into 63.5/2, यानी ये आ गया 0.13338। ये इतने ग्राम हमारे पास वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट आ गया। तो ये था न्यूमेरिकल बच्चों, सेकंड लॉ पर बेस्ड। ये एक ऐसा टॉपिक था, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा टॉपिक है जिस पर एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में न्यूमेरिकल जरूर आता है, तो इसलिए आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। थैंक यू।